हेलो, वेलकम टू सर्किट अड्डा। तो आज हम फिर से एक नया वैकेंसी आई है आपका बीडीएल में। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो आपका जो बीडीएल होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी वैकेंसी का अप्लाई करने से पहले थोड़ा कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि लगेगा क्या यार कौन सा कंपनी का वैकेंसी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो बीडीएल जो है इसका फुल फॉर्म होता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और ये एक पीएसयू है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। ठीक है, तो पीएसयू एक तरह का गवर्नमेंट यूनिट्स होते हैं, लेकिन उनको मतलब ये गवर्नमेंट एंटरप्राइज होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर रहता है। वो एक कंपनी जैसा है, लेकिन उसमें सब कुछ गवर्नमेंट का चलता है। ठीक है, तो ये भी एक गवर्नमेंट वैकेंसी ही है। ठीक है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ही है। ठीक है, और ये पीएसयू किसके नीचे आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसके नीचे ये आता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और बेसिकली ये कंपनी करता क्या है? तो ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली हमारा जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इनके लिए गाइडेड मिसाइल्स बनाता है। ठीक है, जो इनके लिए जो वेपन्स होता है, जैसा हम देखेंगे तो गाइडेड मिसाइल्स जो होते हैं, जैसा आप देखे होंगे कि हमारा फाइटर जेट से जो मिसाइल्स लॉन्च होते हैं, फाइटर जेट से या किसी से भी जो मिसाइल्स लॉन्च होते हैं, गाइडेड मिसाइल्स, बेसिकली ये वो बनाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेपन्स बनाता है। ठीक है, अंडर वाटर वेपन्स बनाता है हमारा इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बनाता है। बेसिकली अगर आप जानना चाहते हैं तो बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, और ये हमारा आर्म्ड फोर्सेस के लिए मिसाइल्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। ठीक है, और इसका अगर आप देखेंगे तो भाई जिसका भी अगर इसमें अगर इसमें आपको अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप बेसिकली आप देखेंगे तो मैक्सिमम आप साउथ में ही रहेंगे। इसका प्लान तेलंगाना में है। ठीक है, हाँ, जैसा इसका तेलंगाना में 4-5 यूनिट्स है। ठीक है, तेलंगाना में इस प्लांट का 4-5 यूनिट्स है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक यूनिट है, विशाखापट्टनम में। इसके अलावा न्यू दिल्ली में भी इसका एक यूनिट है। ठीक है, अब एक नया यूनिट बन रहा है यूपी में, जो कि है झांसी में। ठीक है, तो ये तीनों जगह इनका यूनिट्स है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली, और नई दिल्ली में है। ये तीनों ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और नई दिल्ली में। और यूपी में एक नया इनका यूनिट एस्टेब्लिश होने वाला है। ठीक है, जल्दी आने वाला है। तो इसमें भी आपका हो सकता है, अब जब तक आपका रिक्रूटमेंट हो जाए और वहाँ पे जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आपको वहाँ पे शिफ्ट भी किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं। इसमें टोटल अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल 80 सीट्स आया है। ठीक है, टोटल 80 पोस्ट आया है, वैकेंसी इनका आपका टोटल 80 है। ठीक है, और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपका 3 दिसंबर है। ठीक है, 3 दिसंबर से आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी चालू हो गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होना। और एप्लीकेशन फिल करने का लास्ट है 29 दिसंबर। और यहाँ पे टाइम भी याद रखिएगा, आपको शाम को 4 बजे से पहले एप्लीकेशन को फिल करना है, 29 दिसंबर को। ठीक है, ये मत सोचिएगा रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक टाइम मिलेगा। इसमें क्लियर है, अगर किसी भी फॉर्म में अगर आपको टाइम मेंशन किया तो उस टाइम में आप पहले आपको फिल करना है। अगर टाइम नहीं मेंशन किया तो बाई डिफॉल्ट 11:59 PM होता है। लेकिन इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या है, 29 दिसंबर, 4 PM, क्लोजिंग 4 PM क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आया, अलग अलग स्ट्रीम्स में आया हुआ है वैकेंसी। ठीक है, तो जैसा अगर आप देखेंगे तो देखिएगा, हर एक किसी भी पीएसयू में आ, दो तरह का होता है। एक एमटी होता है जिसको मैनेजमेंट ट्रेनी बोलते हैं, या एक ईटी होता है जिसके एग्जीक्यूटिव ट्रेनी बोलते हैं। ठीक है, तो एंट्री लेवल में आपको एज ए ट्रेनी ही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो वैकेंसी है आपका, ये आपका एमटी है, मैनेजमेंट ट्रेनी। ठीक है, तो स्टार्टिंग ज्वाइन करोगे पीएसयू में तो आपको एज ए ट्रेनी लेंगे, उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का है 32 सीट्स, मैकेनिकल का 27 है, इलेक्ट्रिकल का 6 सीट है, कंप्यूटर साइंस का 4, मेटलर्जी का 1, केमिकल का 1, और सिविल का 2, और फिर से इसका 5 फाइनेंस में, और नॉन टेक में ऐसा बहुत सारे सीट आए हैं। तो बेसिकली हम अगर टेक्निकल में देखेंगे तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, केमिकल, सिविल में आया हुआ है। तो टोटल अगर आप देखेंगे टेक्निकल और नॉन टेक पूरा मिला के तो 80 वैकेंसी इसमें आए हुए हैं। ठीक है, टोटल आपका 80 वैकेंसी आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे
इसमें रिजर्वेशन भी रहता है आपका अनरिजर्व के लिए, सबके लिए। तो वो डिवीज़न होगा वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आप बेसिकली इसमें देखेंगे तो एज लिमिट अगर आप इसमें देखेंगे तो अगर आप अनरिजर्व है तो आपका एज लिमिट 27 होगा, बस एक फाइनेंस के लिए आपका 28 होगा, बाकी सारे पोस्ट के लिए आपका एज लिमिट 27 होगा अगर आप अनरिजर्व या इकोनॉमी ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल कर रहे हो तो। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपका एज लिमिट 30 होगा, ठीक है, और फाइनेंस के लिए 31 होगा, लेकिन मेटलर्जी और ह्यूमन रिसोर्स के लिए 27 ही रहेगा। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी आपका तो आपका 32 साल रहेगा, लेकिन फिर से मेटलर्जी, क्योंकि मेटलर्जी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेटलर्जी और एमबीए में आपको कोई एमबीए मतलब ह्यूमन रिसोर्स एमबीए और ह्यूमन रिसोर्सेस में आपको कोई एज लिमिट का वो नहीं मिल रहा है, एडवांटेज ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो जो भी एज लिमिट का एडवांटेज मिल रहा है वो आपको एज लिमिट का आपको जो भी एडवांटेज मिल रहा है वो आपको, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। एज लिमिट का जो भी एडवांटेज मिल रहा है वो आपको बाकी टेक्निकल में ही ज़्यादा मिल रहा है। अनरिजर्व है तो 27, ओबीसी नॉन क्रीमी से तो 30, SC एस तो 32, ST में भी 32 आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ठीक है। और आपका जो पे बैंड रहेगा वो 40,000 से लेके 1,40,000 होगा, ठीक है। और कॉस्ट टू कंपनी 15 लाख पड़ रहा है। कॉस्ट टू कंपनी में आपका सब कुछ कटने के बाद इसमें आप अप्रॉक्स आपको 90K तक शायद मिल जाएगा, 80 या 90K तक। लेकिन ये सैलरी आपको ट्रेनिंग के बाद मिलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद आपका जो सैलरी रहेगा इसमें, ठीक है, जब आपका पहले आप एज ए ट्रेनी ज्वाइन करेंगे, जब आप मैनेज भी ट्रेनी रहेंगे तब आपको 80-90 हज़ार नहीं मिलेगा। लेकिन पोस्ट ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बाद आपको 80-90 तक या 1 लाख तक भी जा सकता है। उस समय आपका डेजिग्नेशन एमटी नहीं रहेगा, आपका डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं, और भाई जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो लोग क्लियरली याद रखिएगा, आपको ओबीसी का जो सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। अगर आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर नहीं है तो आप या जो ओबीसी फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आपको अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में ही आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओबीसी में आपको एज लिमिट वो आपका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी एलिजिबिलिटी देखेंगे तो आपके पास बीटेक होना चाहिए, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, कंप्यूटर कोई भी हो, आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री मतलब बीटेक या बीई होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए बीटेक में। अगर आप अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% मार्क्स में भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें और कुछ क्राइटेरिया देखेंगे तो भाई कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ये लिखा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपका बीटेक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अलाइड ब्रांचेस है सारे ब्रांच वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो सेम वैसे मैकेनिकल में भी, अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन में, मैकेनिकल टूल में, ठीक है, एरोनॉटिक्स से है आपका तो एरोस्पेस में है तो इन सब से हो आप मैकेनिकल, एज ए मैकेनिकल के नीचे आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हो, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। तो इक्वलेंट क्वालिफिकेशन दिखाया हुआ है क्लियरली, क्योंकि जो भी पीएसयू का वैकेंसी होता है उसमें हर एक चीज़ क्लियरली मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अगर आपका इक्वलेंट आपको कुछ डाउट है कि सर हमारा इससे है तो आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी जो आपका होगा, ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो आपका 100 मार्क्स सीबीटी में, एक मिनट, पेन थोड़ा ज़्यादा मोटा लग रहा है, ठीक है। सीबीटी में आपका 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट से होगा, ठीक है। सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उससे होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बाकी आपका
जैसा आप देखेंगे तो टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 150 में से, ठीक है, पार्ट वन आपका 100 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका कोर सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है, जो भी आपका कोर सब्जेक्ट हो। और बाकी 50 आपका जनरल एप्टीट्यूड से रहेगा, जिसमें आपको मैथमेटिक्स भी आता है। तो एक तरह का देखेंगे तो गेट का ही पैटर्न रहता है, ठीक है। और हर एक सही क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा, और आपका गलत क्वेश्चन पे -0.25, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगा, ठीक है। ठीक है। और वेटेज अगर आप देखेंगे तो मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ, इसमें कंप्यूटर पे टेस्ट रहेगा और इंटरव्यू रहेगा। तो जो भी आपका सीबीटी होगा उसका 85% वेटेज लेंगे, और इंटरव्यू का 15% वेटेज लेंगे। अगर आपका सीबीटी 100 नंबर का है, वैसे तो 150 का है, तो 150 में अगर मान लो आपको 100 आया, तो इस 100 का सिर्फ 80% लेंगे, मतलब आपको सीबीटी का 80 मार्क्स आएंगे। बाकी आपका जो मार्क्स आना है वो आपको इंटरव्यू में आना है, ठीक है। तो सीबीटी का जो सेंटर होंगे वो अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा में रहेगा। सेंटर से यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सैलरी भी देख लेते हैं, जो सबसे ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका जो सैलरी रहेगा, बेसिकली आपको मैं बोला हूँ कि 80K 90K तक आपका आराम से बन जाएगा, शायद 1 लाख भी बन जाए, ठीक है। क्योंकि पर्क्स रहता है, जो आपका बेसिक सैलरी रहता है, तो उसके ऊपर आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, और बाकी चीज़ें भी मिलेंगे, ठीक है। 33% आपका बेसिक पे पर्क्स रहता है, ठीक है। तो लेकिन स्टार्टिंग में आप एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी जाएंगे, तो स्टार्टिंग में आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा आपको मिलेगा। मैनेजमेंट ट्रेनी में आपको स्टार्टिंग में 40,000 प्लस एचआरए मिलेगा, ठीक है। अगर आपको एचआरए मिल रहा है तो 40,000 प्लस एचआरए होगा आपका। आपका जितना ट्रेनिंग पीरियड में आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो डीए, ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं विल बी ओनली फॉर असिस्टेंट मैनेजर डूइंग द ट्रेनिंग पीरियड विल बी पे स्टाइफन टू सम ऑफ फॉलोइंग, सॉरी मैं गलत बोला हूँ, आपको 40,000 प्लस डीए मिलेगा 51%, और एचआरए मिलेगा, और 20% अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको कुल मिला के 70-80 तक बैठ जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग में आपको 70 मान लो, अभी मिनिमम ही मान लेते हैं, 70 या 70,000 या 65,000 तक मिल जाएगा आपको ट्रेनिंग में, क्योंकि आपका 40,000 आपका बेसिक रहेगा, उसके ऊपर 51% मान लो 20,000 आपका इच्छा है, ये सब रहेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी जाएंगे, तो उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग खत्म होगा तब आप जाके असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में जाओगे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। आपका मेडिकल फिटनेस भी होगा, ठीक है। मेडिकल फिटनेस में आप सिलेक्शन जब इंटरव्यू हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन में आपका होगा, तब आपका मेडिकल होगा। इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता है मेडिकल, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे, इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये रहेगा, अगर आप अनरिजर्व, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस या वो बी सी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फीस नहीं रहेगा, आपका एग्जामेशन मिल जाएगा फ़ी में, ठीक है। तो बाकी, ठीक है, ये, हाँ, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे क्लियरली देखिए, मैं जो चीज़ बताया वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका कैटेगरी जनरली कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे आप, ठीक है, जो आपके पास डिग्री होगा उसी के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद ऐसा कुछ खास है नहीं बाकी इसमें, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका क्या है कि आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी चालू हो गया है फिल होना, और आपका लास्ट डेट है 29 दिसंबर, ठीक है। और एग्ज़ाम का डेट भी इन्होंने दे रखा है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 11 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 11 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। तो भाई जो भी फॉर्म अप्लाई कर लो, अभी से प्रिपरेशन चालू कर लेना। आपके पास 1 महीने का भी टाइम नहीं है, 1 महीने से भी ज़्यादा कम टाइम है आपके पास, ठीक है। तो ये आपका BDL का है, ठीक है। अच्छा खासा सैलरी है, PSU जॉब है, आपको क्वार्टर्स भी मिलता है। जब आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग में तो शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, आप जब असिस्टेंट मैनेजर में होगा, आपका अच्छा खासा क्वार्टर्स मिलेगा, सैलरी भी ठीक 1 लाख तक आराम से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम
थोड़ा रहेगा डिफ़िकल्टी, क्योंकि टेक्निकल रहेगा और जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, तो थोड़ा एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी रहेगा। बाकी ध्यान रखिएगा, ओबीसी वालों के लिए भाई नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट देना ध्यान दीजिएगा, और एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा 500 रुपये, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एप्लीकेशन ऑलरेडी चालू हो गया 3 दिसंबर से, और आपका आखिरी 29 दिसंबर है, और एग्ज़ाम भी आपका डेट दे दिया है, 11 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा, और सिलेबस भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो जैसा अभी हम इलेक्ट्रिकल के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में सिलेबस आप देख सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। पूरा जो 100 नंबर आपका आएगा, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहेगा, ठीक है, सर्क्यूट्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, ठीक है। उसके बाद आपका मशीन्स, पावर सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, मेजरमेंट्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब रहेगा, ये टेक्निकल का है, ठीक है। नॉन टेक में आपका एप्टीट्यूड, ये सब रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है इलेक्ट्रिकल का, तो आप इलेक्ट्रिकल का सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपका फॉर्म फिल होना चालू हो गया, 29 लास्ट डेट है, ठीक है। और बाकी बाकी वालों के लिए भी आपको आपका सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप BDL वाले रिक्रूटमेंट के वेबसाइट में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको हर एक डिपार्टमेंट का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट का सिलेबस दिया हुआ है, जनरल एप्टीट्यूड का भी सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो 50, जैसा आपको मैं बोल रहा हूँ 100 नंबर का आपका टेक्निकल होगा, तो 50 नंबर का आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा। तो इसमें 20 नंबर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 15 नंबर रीजनिंग, और 15 नंबर इंग्लिश रहेगा, ठीक है। टेक्निकल सिलेबस मैं आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का। बाकी लोगों का चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, BDL का साइट पे हर एक ब्रांच का अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है। और बाकी 50 नंबर ये कॉमन रहेगा सबके लिए, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, कोई इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, ये 50 नंबर आपका कॉमन रहेंगे, जिसमें 20 नंबर आपका जनरल क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, 15 नंबर रीजनिंग, और 15 नंबर आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका 50 नंबर का आपका एप्टीट्यूड, और 100 नंबर का आपका टेक्निकल रहेगा, पूरा 150, और इसमें से 80% ही वेटेज लिया जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी फिल करना है जल्दी फिल कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और प्रिपरेशन भी साथ में चालू कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग कोई और नया वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।